हेलो दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग इसका स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में सभी त्रिकोणमिति के टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा परिचय करेंगे। जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वह 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वह 3 शब्द से मिलके बना हुआ है। वह शब्द कौन कौन सा है? ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रो। ठीक है, याद रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ठीक है, जिसमें ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3, गोनिया का शाब्दिक अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का शाब्दिक अर्थ होता है माप। ठीक है, ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3, गोनिया का शाब्दिक अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का शाब्दिक अर्थ होता है माप। अर्थात हम लोग इसे बोल सकते हैं त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, तीनों कोणों की माप। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके सर, त्रिभुज कहाँ से आ गया? इसमें त्रिभुज तो बताया नहीं, तो याद रखिएगा 3 कोण जिसमें होते हैं उसमें 3 भुजा भी होते हैं। जिसमें 3 कोण होते हैं उसमें 3 भुजा भी होते हैं। और जिसमें 3 भुजा हो और जिसमें 3 कोण हो उसके शीर्ष भी 3 होते हैं, उसके शीर्ष भी 3 होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग को अध्ययन करना है त्रिभुज के सभी कोणों और सभी भुजाओं की माप के बारे में इसमें अध्ययन करना है। एक चीज़ और इसमें हम लोग बोल सकते हैं, अगर हिंदी के आधार पर तोड़े तो त्रि मतलब होता है 3, कोण जो हो गया कोण, और मिति मतलब होता है माप, अर्थात 3 कोण की माप। ठीक है, 3 कोणों की माप। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, जो त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना है वह 10th क्लास की त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर आधारित, समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानते भी हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसमें हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और हम लोग और अच्छा से बारे में जानना चाहें त्रिभुज के, तो त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन पीछे की क्लास में कर चुके होंगे। उसका एक अपना कभी उठा करके कॉपी या किताब को अच्छा से अध्ययन कर लें। एक चीज़ और, जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है और एक आधार होता है। जिसे बोल दिया यहाँ पे, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया और ये जस्ट सामने वाला 90 के जस्ट सामने वाला हमारा कण हो गया। अब इसमें कोई अगर आपसे यह पूछे कि समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन इसमें क्यों किया जाता है, तो स्टार्टिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्री का समकोण त्रिभुज के ही आधार पर किया गया था, इसलिए उसका नामकरण आज तक बदला नहीं गया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर किसी एक लड़का का नाम शुरू में जो रख दिया गया और वह बहुत बड़ा आदमी बन जाए या बहुत बड़ा पोस्ट पर चला जाता है फिर भी उसका नाम वही होता है। इसी तरीका से त्रिकोणमिति जो है साफ साफ जाहिर हो रहा है कि 3 कोण से रिलेशन है, लेकिन आज त्रिकोणमिति का सिर्फ त्रिभुज पे नहीं चतुर्भुज पर भी इसका प्रयोग चालू है। ठीक है, पंचभुज पर भी इसका प्रयोग चालू है, षष्ठभुज पर भी इसका प्रयोग चालू है। अर्थात त्रिकोणमिति में
हम लोग को जो कोण माप भुजा वाला है वह सभी बहुभुजों के लिए प्रयोग होने लगा है, लेकिन शुरू से जो नामकरण कर दिया गया उसका आज तक नाम नहीं बदला गया। अब इसमें एक चीज़ और याद ध्यान देना होगा कि त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ऊंचा या बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और ऊंचे पर्वत का ऊंचाई ज्ञात करना हो, हम नीचे स्थित हो, तो उसके लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई की माप करना हो, जैसे समुद्र में कोई एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा हो और एक छोटा सा नाव चल रहा हो, तो जहाज से नाव के बीच की या तो दूरी ज्ञात करना हो, या जहाज कितना ऊंचा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो, या बहुत बड़ा एक लंबा पेड़ है और उसे एक बहुत दूर व्यक्ति बैठा है, उस पेड़ की ऊंचाई को नापना चाहता है, मापना चाहता है, उस स्थिति में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है वह समकोण त्रिभुज पर ही आधारित हम लोग को इसमें पढ़ना है। जैसे तो हम लोग त्रिभुज में आज कल त्रिकोणमिति का प्रयोग सभी त्रिभुजों में होने लगा है, लेकिन हम लोग को अभी 10th क्लास में समकोण त्रिभुज पर पढ़ना है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा जो हमेशा होता है कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 के जस्ट सामने वाली भुजा जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और एक होता है लंब और एक होता है आधार। इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ यही हमेशा लंब होगा, हम लोग इसमें ये भी नहीं बोल सकते हैं कि यही सिर्फ हमेशा आधार होगा। जैसे हम बोलें कि एक लंबा चीज़ है, या खड़ा है तो ये लंब हो गया, जरूरी नहीं है। अगर इसे पलट करके देखिएगा तो ये लंबा भी दिख सकता है, तो यह लंब भी हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे दो आकृति देखें। एक यहाँ पे आकृति लिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें 90 के जस्ट सामने वाला हमेशा कर्ण ही होगा, 90 के जस्ट सामने का भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब इसमें लंब कैसे बोला गया, तो उसके लिए कोई एक कोण लेकर के चला जाए। किस कोण से चले, इस कोण से भी चल सकते हैं और इस कोण से भी चल सकते हैं। तो उसके अनुसार यह बताया गया कि संलग्न भुजा उससे जो हो। ठीक है, तो बोला गया यह क्या बात कि जो 90 के सामने जो हो उसे कर्ण बोला जाएगा, और जो कोण लेके चलेंगे साथ में उस कोण के जस्ट सामने वालों को लंब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण लिए थे तो इस कोण के जस्ट सामने वाले के लंब बोल दिए। इसमें यहाँ पे कोण लिए हैं तो इसके जस्ट सामने वाले को इसको लंब बोल देंगे। अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाला बात क्या हो जाएगा कि जब कभी भी जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके सामने वाला भुजा जो हमेशा होगा, हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और उसके बाद में जो थीटा लिया जाएगा वो हमेशा क्या लिया जाएगा, तो हमेशा सामने वाला भुजा हमारा लंब होगा। जो शेष बच जाएगा, बचा हुआ जो शेष भुजा होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, आप लोग को पता चल गया होगा। नहीं भी पता चला है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर हम लोग त्रिभुज लेंगे, ठीक है, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना दिए, तो ये तो 90 फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। जब 90 चेंज नहीं होगा तो कर्ण भी चेंज नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको कोण मानते हैं तो इसके जस्ट सामने वाले को लंब बोलेंगे। जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब कोण में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो याद रखिएगा कोण को हम लोग कुछ भी माना जा सकता है। थीटा भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, या उसका हम लोग नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग त्रिभुज है तो इसका नाम लिख सकते हैं ए, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पर नाम लिख सकते हैं सी। आगे देखते हैं, जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बारे में, तीनों भुजाओं के बीच रिलेशन के बारे में एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, किस पे दिया, तो समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में उन्होंने क्या दिया, तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक तो हम लोग पता चल गया है कि एक जो भुजा होता है 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें कोई एक लंब भी हो सकता है और कोई एक आधार भी हो सकता है। तो इसमें
पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने जो प्रमेय, जो नियम बताया, जो भुजाओं के बीच रिलेशन बताया है, उस रिलेशन को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बताया कि 90 के जस्ट सामने वाला जो भुजा वो कर्ण तो है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण जो सबसे जो भुजा होता है क्या होता है? बड़ा होता है। हम लोग की 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ा होता है। बड़ा कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये मेरा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो सूत्र मिल जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसी से हम लोग और फॉर्मूला निकाल लेंगे। इधर से स्क्वायर हटा लेंगे, इधर रूट हो जाएगा। तो रूट में क्या हो गया? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसको हम लोग भगा दें, एक बार आधार को इधर भगा दें, एक बार लंब को उधर भगा दें, तो उसके अनुसार सूत्र मिल गया आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर लंब बराबर फॉर्मूला मिल गया अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये बात हमेशा याद रखना होगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 सूत्र का प्रयोग ज़्यादा होगा, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण, आधार और लंब। अब इसको कन्फर्म याद करने के लिए, ताकि गलती ना हो, याद रखिएगा कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो बड़ा आएगा कब? जब जोड़ेंगे तब। छोटा मिलेगा कब? जब एगो बड़का में से एगो छोटका को घटा देंगे तब। तो भी एक निकालना है लंब, तो बड़का में से छोटका घटा दिया जाएगा तो दूसरा छोटका निकल जाएगा। इसके अनुसार इसको याद रखना होगा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से होगा? क्वेश्चन हमारे यह है, कर्ण दे दिया 5 सेंटीमीटर, लंब दे दिया 3 सेंटीमीटर, बोला आधार निकालें। तो पहले तो सूत्र लिख दिए, हम पीछे याद कर लेना है। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है? 3 स्क्वायर। 5 के स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9। अभी 25 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। निकल गया सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र लिख दिए। जिसको याद नहीं है पीछे याद कर लेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद हो जाएगा। अंडर रूट आधार का मान कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है? 12। आगे बढ़ाएंगे। 5 के स्क्वायर होता है 50, 25। 12 के स्क्वायर होता है 12, 12 144। जब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। और क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और मीटर दिया रहेगा तो मीटर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आगे बढ़ाएंगे। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 25 स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 7 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब इसको घटा देंगे तो आएगा 576। और 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। सेंटीमीटर है तो क्या लिख दिए? सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरीके से लंब आधार कर्ण के आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग याद कर सकते, बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें मान भी इसको कुछ रूप में याद रखा जाएगा। अब कैसे याद रखा जाए, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग बोल सकते हैं त्रिक नियम। ठीक है। त्रिक नियम बहुत सारा क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये सब चीज़ प्राप्त होगा। जैसे 3, 4, तो इसके साथ एक आता है 5, एक आता है 5, तो एक आता है 12, तो एक आता है 13, एक आता है 7, तो एक आएगा 24, तो एक आएगा 25, एक आएगा 8, तो एक आएगा 15, तो एक आएगा 17। ठीक है। एक आएगा 10, तो एक आएगा 24, तो एक आएगा 26। ठीक है। तो ये हम लोग त्रिक नियम, इसमें ये क्या हो गया? 5, 13, 25, 17, 26 सबसे बड़ा हो गया। जो सबसे बड़ा भुजा होगा ये कर्ण, ये भी होगा कर्ण, ये भी होगा कर्ण, ये भी होगा कर्ण, और ये भी क्या होगा? कर्ण। बाकी जो बच गया
ये लंब तो ये आधार, ये लंब तो ये आधार, ये आधार तो ये लंब, ये लंब तो आधार, आधार तो लंब। ठीक है, अर्थात इसमें से कोई भी दो को मान दिया रहेगा तो कोई भी तीसरा हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो होगा तो इसमें से हम लोग एक तीसरा को निकाल सकते हैं। कभी भी दो का मान दिया रहेगा तो एक तीसरा मान निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लेके चले हैं तो मान लिख दिए हम कर्ण 26 है और इसको लंब मान लिए। लंब कितना हो गया 24। जैसे और यहाँ पे बोले हैं कर्ण कितना है तो लिख दिया गया कर्ण 26 है, लंब कितना है तो लंब लिख दिया गया 24 है। तो हम लोग को निकालना क्या होगा आधार। आधार निकालेंगे तो सूत्र लिखेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, 26 के स्क्वायर करेंगे 676, 24 के स्क्वायर करेंगे 576, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 को नोट कितना आ जाएगा 10। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 आ गया, यही था हमारा। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिक नियम। और बहुत सारा इस पर क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे भी। अपना पूरा को प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, जो कुछ याद करने लायक है उसको याद कीजिए। अब आगे अगला वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में, उसके पार्ट के बारे में, किस तरीके से कैसे अध्ययन करना है उसके बारे में देखेंगे। और इसमें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, देख करके बुक से मिल जाए क्वेश्चन उसको हल कीजिए। अगला बार से प्रयास करेंगे कि कुछ होमवर्क भी आपके सामने दे दें ताकि आप अपने घर पे बनाते रहें। पहले एक बार वीडियो को पहले देखें, देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन को भी दबा लें, बेल आइकॉन को वहाँ पे दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे हम लोग धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे।